ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, नरेशन के चैप्टर में आप आज क्लास नंबर 26वां क्लास ले रहे हैं। ठीक है, अर्थात 26वीं जो वीडियो आपके पास में पहुंचेंगे, किसके लिए? यूट्यूब वालों के लिए। ऑफलाइन के लिए तो 26वां क्लास कहा जाएगा। यूट्यूब पर जो पढ़ते हैं आप, चाहे क्लास कहो चाहे वीडियो कहो, मुख्य जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर तो नरेशन का है, लेकिन टॉपिक क्या चल रहा है? रूल्स फॉर इंपरेटिव सेंटेंस। अब इस टॉपिक में नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट चल रहा है, यानी लेट से प्रारंभ होने वाला इंपरेटिव सेंटेंस का आप डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं। इसमें कुल टोटल अभी तक 2 पार्ट्स हो चुके हैं, 1, 2। आज यह तीसरा पार्ट है इसका जी, इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। ठीक है ना, तो सीक्वेंस में पढ़िए ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस का जो पार्ट वगैरह दिया था इंटरोगेटिव का, वो अलग कर दिया, उससे इसको अलग कर दिया बिल्कुल। यानी इंपरेटिव सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट को मैंने बिल्कुल अलग कर दिया शेष पार्ट से, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए स्ट्रक्चर देखिए इसका। सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है डायरेक्ट नरेशन, तो पहला स्ट्रक्चर है बिल्कुल कमांड सेंटेंस जैसे कमांड सेंटेंस कौन? पॉजिटिव वाला है। कमांड सेंटेंस भी दो होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस में मैं पढ़ाया हूँ इसको, ठीक ना। कह दी इंपरेटिव सेंटेंस का जब नरेशन होता है तो कमांड जो पॉजिटिव होता है उसके आगे पॉजिटिव शब्द नहीं लगाया जाता है, लेकिन कमांड वाला है तो उसके आगे लगा दिया जाता है। क्या जी? सॉरी, निगेटिव में निगेटिव कमांड बोल दिया जाता है, और उसी को प्रोहिबिशन कहते हैं। तो कल ही वो क्लास लिया था मैं, ठीक ना। यानी 25 पार्ट 25 में वो मिलेगा आपको। तो हु एकदम सेम स्ट्रक्चर है। अब इसका यहाँ देखिए, पहला जो डायरेक्ट नरेशन है उसका इनडायरेक्ट नरेशन सेम है। फर्क क्या पड़ेगा? रिपोर्टेड स्पीच में जो दिया गया इंपरेटिव सेंटेंस लेट से प्रारंभ हो रहा है, उसका भाव क्या है? अगर कमांड है तो यहाँ ऑर्डर का प्रयोग कर दोगे, कमांड का प्रयोग कर दोगे। मानिए उसका भाव सेंस एडवाइस आब्लिक सजेशन का है, एडवाइस आब्लिक सजेशन का। देखिए एडवाइस और एडवाइस में अंतर होता है। ये एडवाइस नाउन है, सजेशन क्या है? नाउन है। और यहाँ पर जो एडवाइस लिखा गया है यह क्रिया है, वर्ब है मूलावस्था में, ठीक ना। तो मैं कभी एडवाइस बोलूंगा कभी एडवाइस बोलूंगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ भाई, अगर इसका भाव एडवाइस आब्लिक सजेशन है तो आप यहाँ क्या कर देंगे, तब ऑर्डर कमांड नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे? एडवाइस। जनरली वर्ब एडवाइस का प्रयोग होता है, परंतु कभी कभी सजेस्ट का भी प्रयोग होता है, उसमें भी मामूली अंतर है। अब इसको मैं मौखिक बता दे रहा हूं। देखिए एडवाइस और सजेशन में अंतर क्या है? कोई गंभीर सलाह दे रहे हैं, गंभीर का मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके बिना काम न चलने वाला, जैसे पढ़ाई से लेकर के जिंदगी से लेकर के, तो वहाँ जो है वो क्या होता है? एडवाइस होता है। ऐसे वाक्यों में आप एडवाइस का प्रयोग करेंगे। अब सजेशन, हल्का फुल्का सजेशन मैं बताता रहा हूँ, सजेशन का एग्जांपल दे दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि एडवाइस क्या होता है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, चलना शुरू किए, घर से स्टार्ट की गाड़ी, कोई बच्चा है, मतलब लड़का है, बच्चा थोड़े बाइक चलाएगा, 18-20 साल का है, तो पिताजी कह रहे हैं संभाल कर चलाना, बहुत फास्ट मत चलाना। तो ये क्या है? एडवाइस नहीं है,
ये सजेशन है। देखिए क्या अंतर है। पिताजी ने क्या कहा, गाड़ी धीरे चलाना, तेज मत जाना। तो ये क्या हल्का फुल्का जो सजेशन होता है उसे ही सजेशन कहा जाता है। तो वहाँ पर सजेस्ट लगेगा कि जाते समय इसको संभाल कर ले जाना, कहीं गिर न जाए, कहीं टूट न जाए। ये क्या है, सब सजेशन है। इसीलिए एडवाइस के लिए एडवाइस शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है, ऐसे बात ज्यादा। जैसे दिल लगा कर पढ़ो, दिल लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और कड़ी मेहनत करो, ये सब क्या है, सजेशन नहीं है, ये एडवाइस है। तो अब आप अंतर समझ गए हैं कि गंभीर जो सलाह होगा, सुझाव होगा, उसके लिए ही एडवाइस का प्रयोग होता है। हल्के फुल्के के लिए क्या, सजेस्ट का प्रयोग होता है। तो इसलिए मैं सजेस्ट शब्द ना लिख करके सीधा सीधा एडवाइस लिख दिया हूँ, क्योंकि आप लिख, अगर मैं सजेस्ट लिख दूंगा तो आप मनमानी करने लगोगे। गुरु जी ने तो दे दिया है, चाहे एडवाइस लगाऊं और चाहे सजेस्ट लगाऊं, नहीं, सजेशन वाला सेंटेंस मैंने बता दिया आपको, तो आप समझ गए होंगे, यही मैं उम्मीद करूँगा। अब चलिए सेकेंड स्ट्रक्चर में देखिए, इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या अंतर है, सिर्फ एक शब्द का अंतर है, ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो टू भी हट जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रहने पर क्रिया टू से क्या है, प्रीपोजिशन टू लेती है। तो ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ टू से आ गया। एडवाइस या सजेशन में, इन दोनों स्ट्रक्चर में यही मौलिक अंतर है कि अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरह क्या करेंगे आप, लेट, पहले से भी जान चुके हैं। लेट क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। लेट क्या है, बेयर इन्फिनिटिव है। ठीक, तो आप किसमें चेंज कर दे रहे हो, टू लेट में, अर्थात किसमें भैया, इन्फिनिटी में चेंज कर दे रहे हो। बस इन्फिनिटी में आप चेंज कर दे रहे हो, और क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, सीधा जोड़ दिए। हाँ, पर्सन का जो नियम होता है पर्सन चेंज का, वो लागू होगा यदि कोई किसी सेंटेंस में आता है, लेकिन यहाँ पर तो केवल थर्ड पर्सन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ तो चेंज होने का, यहाँ तो कुछ नहीं करना है। लेट के बाद वाले ऑब्जेक्ट में तो आपको कोई चेंज करना ही करना नहीं है, जो है सो उतार लेना। मान लीजिए इस बेनिफिटी के बाद कुछ आया है, अदर वर्ड्स में आया है, तो उसमें आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। अदर वर्ड्स में देखिए, यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं बदलना है आपको, देख लीजिए कहाँ बदला, नो चेंज। लॉजिक इसको जानिए, अगर चेंज हो गए तो इसमें होगा। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन आता है, तो अब स्पीकर के हिसाब से वो चेंज होगा या ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज। अब चलते हैं सेकंड में, ऑब्जेक्ट नहीं है तो स्ट्रक्चर क्या बना भैया, ठीक ना जी। इधर ध्यान दो भाई, मोबाइल रख दो नहीं तो फिर डिस्टर्ब होता है। हाँ, क्या करेंगे आप, बोलिए। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने क्या किया, दैट लगा दिया, कंजक्शन दैट लगा दिया, और लेट को किसमें बदल दिया, बताइए। लेट चेंज हो गया शुड में, बस बेयर इन्फिनिटिव। और तो सब्जेक्ट कहां से आया, देखिए जो लेट का ऑब्जेक्ट है यानी ऑब्जेक्टिव केस में, इसको हम नॉमिनेटिव केस में चेंज कर देंगे। बहुत लोग सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, पढ़ाते हैं, चलेगा, लेकिन सब्जेक्टिव केस वगैरह नहीं होता, नहीं सब इंग्लिश पैदा करते जा रहे हैं, नॉमिनेटिव केस होता है। तो ये जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, बोलिए ना, ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इसी को हम यहाँ पर ले आकर के नॉमिनेटिव केस में लिख देंगे। तो स्ट्रक्चर तो डन हो गया, समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल, ठीक ना।
और एग्जाम्पल देने के लिए हम क्या करते हैं, इतना मिटा देते हैं। तो सबसे पहले एक इंपरेटिव सेंटेंस हम लिखते हैं, ठीक है ना। काइंड्स ऑफ सेंटेंस अगर आप पढ़े हो तो समझ जाएंगे, लेकिन मैंने तो अभी तो पढ़ाया नहीं है, ठीक है। ऑफलाइन में पढ़ाया है, यूट्यूब पर नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो चलते हैं भैया, एक सेंटेंस हम लिखते हैं यहां पर, क्या जी, लेट हिम आराना जी, लेट हिम स्टडी, है जी, हार्टली। यह सेंटेंस मैंने लिख दिया। बताइए ये क्या है, लेट से प्रारंभ होने वाला सेंटेंस है। अब इसका भाव देखिए, क्या है, वह दिल से पढ़े, वह मन लगा कर पढ़े, ठीक। तो बताइए, ऑर्डर हो सकता है, कमांड हो सकता है, रिक्वेस्ट हो सकता है, नहीं, ये क्या है भैया, एडवाइस है। अब इसमें ढूंढना है कि एडवाइस है कि आपने सजेशन है। हमने अंतर बता दिया, वास्तव में ये सजेशन नहीं है, एडवाइस है। तो बारीक अंतर होता है, ठीक है ना। कोई सामान किसी को, मान लीजिए ग्लास का कोई पॉट लेकर जा रहा है, ए समझ कर लेना ना, बढ़िया से ठीक से पकड़ लो, तो वो क्षणिक होता है, सजेशन क्षणिक होता है, यानी शॉर्ट टाइम वाला होता है। बस एक मौलिक अंतर समझ लीजिए, सजेशन क्या है, क्रिया सजेस्ट का प्रयोग शॉर्ट टाइम के लिए किया जाता है, और क्रिया एडवाइस का प्रयोग लॉन्ग टाइम के सुझाव के लिए या सलाह के लिए किया जाता है। ये अंतर होता है, ठीक ना, मनमानी नहीं चलेगा। तो अब ये भैया बोलचाल में तो आप बोल सकते हो कि एडवाइस है, गलती से सजेशन भी बोल सकते हो, लेकिन है बारीक अंतर। ये है एडवाइस, क्या लॉन्ग टाइम के लिए है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है। मैंने भाई दिल लगा के पढ़ेगा तभी तो सक्सेस होगा, समझ गए हो गया। अब बताइए, इस बात को रिपोर्टेड स्पीच में अगर रखा जाए तो किसको व्यक्त करेगा, वही एडवाइस को व्यक्त करेगा। तो स्पीकर भी उसी तरह से, देखिए, नरेशन खुद बना सकते हो, डायरेक्ट नरेशन खुद बना सकते हो, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपको कि किताब से ही करो। मैं तो खुद नरेशन का क्वेश्चन बनाता हूँ, वॉइस का क्वेश्चन बनाता हूँ। अरे भाई, आप जो किताब पढ़ते हो वो भी तो कोई लिखा ही है। मैं खुद में राइटर हूँ, लेकिन मेरी किताब पब्लिश नहीं है, और ना ही मुझे मार्केट में उतारना है तो ऑनलाइन उतारना है, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करो, उसी तरह का यहाँ स्पीकर ले लो। अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे सोच लो, थोड़ा ये सब चीजों को गंभीरता से लेकर चलो। देखो, कंपटीशन एक चीज और मैं आपको क्या करता हूँ, एडवाइस देता हूँ या सजेस्ट करता हूँ। कंपटीशन की तैयारी करते हो, कोई भी किताब पढ़ते हो, कुछ भी तैयार करते हो, तो कंपटीशन में सक्सेस तो आपको होना ही है, लेकिन एक धारणा अगर बना के पढ़ते हो तो इजीली कोई चीज तैयार हो जाएगी। जानते हैं कौन सी धारणा? एक कंसेप्ट दिमाग में सेट करो कि यार मुझे इसे किसी को पढ़ाना है, किसी को पढ़ाना है, इस टॉपिक को मुझे किसी को पढ़ाना है, भले ना पढ़ाना हो। जब यह धारणा लेके पढ़ोगे कि किसी को पढ़ाना है, तो एक डर पैदा हो, अरे पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो वह टॉपिक बड़े आसानी से तैयार हो जाता है। आप प्रयोग करके देख लेना, यह मेरा अनुभव है, मैंने ऐसे ही तैयार किया कोई भी चीज़। यार इसे पढ़ाना है किसी बच्चे को,
तो किसी बच्चे को पढ़ाने के उद्देश्य से तुम पढ़ोगे ना तो पढ़ते समय बिल्कुल गलती नहीं करोगे। और कंपटीशन वाले स्टूडेंट ऐसे जनरली पढ़ लेते हैं तो हर चीज़ को सीरियसली नहीं पढ़ते हैं, क्या है सिंसियर होकर नहीं पढ़ते, इसलिए चीज़ें याद नहीं होती है। तो ये ना याद होने वाली बीमारी लगी रहती है। लोग बोलते हैं पढ़ते तो हैं सर याद नहीं, पढ़ाने के लिए पढ़ो, पढ़ाने के लिए पढ़ो। अब कुछ इंग्लिश आ जाती है या मैथ्स है या कोई भी सब्जेक्ट, तो जो आपके मोहल्ले का, आपके परिवार का, गांव घर का कोई बच्चा है ना, उसको निःशुल्क 1 घंटा बैठा के पढ़ाओ, वही चीज़ जो तुम तैयार किए हो। हाँ, अगर उसे ज़रूरत है, आओ हम तुमको ये चीज़ बताते हैं, पढ़ाते हैं, निःशुल्क बैठा के पढ़ाओ, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो चीज़ तैयार हो जाएगी। बहुत सही तरीका मैं बता रहा हूँ तैयारी करने का। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब इसको मैंने बंद कर दिया इन्वर्टेड कॉमास में, डबल इन्वर्टेड कॉमास में मैंने बंद कर दिया। आप बताइए यह बन गया रिपोर्टेड स्पीच, क्या भी कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच अरे अभी तो स्पीकर भी बाकी है, ऑब्जेक्ट भी बाकी है, रिपोर्टिंग वर्ब भी बाकी है, कुछ नहीं लिखा तो कैसे बन जाएगा। तो इसमें क्या मैं करता हूँ, यह सेंटेंस कौन बोल सकता है बताइए। भाई मम्मी बोल सकती है, पापा भी बोल सकते हैं, भाई भी बड़ा बोल सकता है, और टीचर सबसे बढ़िया टीचर। तो क्या करता हूँ मैं, देखिए कैसे नरेशन बना दिया। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर द टीचर लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, आ रहा हो द टीचर लिख दिया, चलिए टीचर लिख दिया। अब यह हम डायरेक्ट नरेशन दिया है कि नहीं, और करिए डायरेक्ट नरेशन कर दिया। अब बताइए द टीचर शेड, हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। शेड है, अब ऑब्जेक्ट हम लगाते हैं, ठीक ना। अगर ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो यहाँ आएगा और इसका यहाँ आ जाएगा, और नहीं लगाते हैं तो यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। चलिए अभी ऑब्जेक्ट नहीं लगा, अभी ऑब्जेक्ट नहीं लगा है, मान लीजिए इसको हम इसी पर बनाना चाहते हैं। तो टीचर से अध्यापक ने कहा, देखिए वहाँ लाइन का चक्कर पकड़ लिया, मैं उधर चला गया था। वो आदत में है ना, बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है मुझे यूट्यूब पर रिकॉर्डिंग करने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो घूम घूम कर पढ़ाता हूँ, झूम झूम कर पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। तो अब अगर हम ऑब्जेक्ट इस पर नहीं लगाते हैं तो अध्यापक ने कहा वह दिल से पढ़े, ऐसा तो नहीं अर्थ निकलेगा उसे दिल से पढ़ने तो नहीं, अगर उसे दिल से पढ़ने दो इसका मतलब एडवाइस किसी और को दे रहे हो, ठीक ना। एडवाइस आप किसी और को दे रहे हो, किसके लिए, थीम के लिए। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट लगाओगे बड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा। अध्यापक किसको देता है भाई एडवाइस, अपने स्टूडेंट को देता है कि नहीं, नहीं है तो अर्थ क्या है, वह दिल से पढ़े, पता नहीं किसको कह रहा है, पता है नहीं, तो इस तरह का डायरेक्ट नरेशन नहीं बनता है। तो क्या करो, आगे लगा क्या किया, यहां पर मैं लगा दिया क्या जी, स्टूडेंट, ठीक, और यहां कामा कर दिया, बन गया, बन गया। अध्यापक ने छात्र से कहा दिल से, वह दिल से पढ़े और मन लगा के पढ़े। अब सवाल यह उठता है, यह छात्र क्या है यहाँ पर, मैस्कुलिन जेंडर है, किसके लिए, इसके लिए। लेकिन स्टूडेंट तो कॉमन जेंडर होता है, बोलिए होता है कि नहीं, स्टूडेंट कॉमन जेंडर होता है। लेकिन यहाँ जब मैं हिम लगा रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पर कोई बॉय है, अगर मैं यहाँ हर लगाया होगा तो इसका मतलब स्टूडेंट हमारा गर्ल स्टूडेंट है, तो यहाँ पर हिम लगाया हूँ इसका मतलब यह बॉय स्टूडेंट है भैया, समझ गए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट कॉमन जेंडर होता है। तो अब इसे हम चेंज करेंगे इसके अनुसार, चलिए तो चेंज कर लिया, इनडायरेक्ट द टीचर
एडवाइज्ड, यहाँ क्या हो जाएगा, एडवाइज हो जाएगा, ठीक है, एडवाइज। स्टूडेंट, हाँ यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, यहाँ पर लगता है जगह बचाने के चक्कर में, रुक जाइए रीराइट करता हूँ, जगह कब दी इधर कर देता हूँ, ठीक है। द टीचर सेड टू द लगेगा, द स्टूडेंट, क्योंकि परिचित है। हाँ जगह बचाने के चक्कर में हमने द छोड़ दिया था, ठीक है ना, द लगेगा, निश्चित लगेगा। चलिए इसको आप आर्टिकल के चैप्टर में पढ़ लीजिए। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, अब एडवाइज, देखिए अब इसके जगह एडवाइज आ गया तो यह प्रीपोजिशन नहीं लेता, यानी टू का प्रयोग हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, द स्टूडेंट कर दिया, और यहाँ क्या कर दिया, टू लेट कर दिया, क्योंकि इस पहले वाले में इसमें जाएगा, टू लेट स्टडी, टू लेट, सॉरी हाँ छूट रहा, टू लेट हिम स्टडी हार्डली, ठीक है यार। आज चलिए हो गया इंट्रोडक्शन का। मैंने कहा कि मैं ऑब्जेक्ट ऐसा लिया हूं जो कॉमन जेंडर का, तो अध्यापक छात्र को ही परामर्श देगा। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पर क्या कर दिया भैया, बोले हर कर दिया, तो चलिए हर कर दिया, तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, गर्ल स्टूडेंट बन गया, बॉय स्टूडेंट से गर्ल स्टूडेंट, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल आप इसको भी लिखेंगे, शॉर्टकट मत अपनाइएगा, जितना मैं दे रहा हूँ सबको लिखिए, इसका भी अर्थ वही है। अध्यापक ने छात्र से कहा वह मन से पढ़े, मन लगाकर पढ़े, हाँ ये नहीं कि छात्र को मन लगाकर पढ़ने दो, जैसा कि इसके पूर्व में बताया हूं, इस तरह का मीनिंग नहीं निकलेगी। इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंस का जो मीनिंग होती है बहुत सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए, और दोनों मीनिंग मैंने बताया था, ठीक है ना, तो हो गया। अब चलिए इसके बाद मैं क्या करता हूं, इस बार नेक्स्ट एग्जाम्पल, वाह गुरुजी कमाल कर दिए भाई, कहीं को ठोक दिए, कहीं चाहिए एग्जाम्पल। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ स्टूडेंट कर दिया, तो बताइए तब यहाँ पर क्या होगी, देव कर देता हूँ, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कर दिया, तो हिम और हर का प्लूरल क्या होता है, देव होता है, देव का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देव होता है। बोलिए हो गया। तो 3 एग्जाम्पल्स तो डन हो गए। अब क्या हुआ, अध्यापक ने छात्रों से कहा, यानी ये कई छात्र नहीं, छात्रों से कहा, इस वाले में यस लगा दीजिए, नीचे वाले स्टूडेंट, हाँ इसमें भी लगेगा, हाँ छात्रों ने, अरे सॉरी, अध्यापक ने छात्रों से कहा वे मन लगाकर पढ़ें। बोलिए परामर्श है ना। 3 एग्जाम्पल डन हो गया। अब चलिए यहां पर मान लीजिए कोई प्रॉपर नाउन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या लेते हैं, प्रॉपर नाउन, कोई ऑब्जेक्ट है तभी इमेज रहेगा, तो उसमें तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, जो रहेगा उसके हिसाब से उसी पैटर्न पर कर देना है। यहाँ मान लीजिए प्रॉपर नाउन, तो यहाँ ऑब्जेक्ट ये नहीं रहेगा, है ये तो हमने बनाने का तरीका, तो जो है वहाँ क्या कर देंगे, अब उतार देंगे, ज़्यादा परेशान मत होइएगा। अब हम आगे चलते हैं, इसमें क्या किया, बिना ऑब्जेक्ट का नहीं बनेगा, ठीक ना, बिना ऑब्जेक्ट का नहीं बनेगा, ठीक ना जी, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा हिम और दे, इस तरह के वाक्यों में। अब मैं कुछ और सेंटेंस देता हूँ।
हाँ जी, द डॉक्टर शेड, ठीक है ना, द डॉक्टर शेड टू द नर्स, ठीक, कामा, अब यहां मैं देता हूं लेट द पेशेंट, ठीक, टेक अ रेस्ट। ये मान लीजिए ये पोर्शन नहीं है, ये नहीं है, ठीक, यह नहीं है तो दो अर्थ निकलेगा। मान लीजिए यहां हमें छिपा दिया, यहां छिपा दिया, हाँ? तो ये यूनिट का मतलब बंद नहीं होगा, ये इंपरेटिव होगा, तो इसका दो अर्थ होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका दो अर्थ होगा। एक अर्थ होगा रोगी आराम करने, रोगी आराम करे, और एक होगा रोगी को आराम करने दो। तो पहला अर्थ हम लेते हैं रोगी को आराम करने दो, ध्यान दीजिएगा। दूसरा मीनिंग है रोगी आराम करे, रोगी आराम करे, समझे मुन्ना? इस तरह का नरेशन आप इंग्लिश के इतिहास में नहीं पाए होंगे। मैं यही जानता हूँ लोग कितना जानते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, समझे भैया? वीडियो मेकर नहीं मैं हूँ, बार बार कहता हूँ, सब रिसर्च करके मैं पढ़ाता हूँ। अब ये दो मीनिंग लिया, अब यहीं से आप पकड़ लो। अगर इसे रिपोर्टेड स्पीच बना रहे हो, रोगी को आराम करने दो, तो ऑब्जेक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, ऑब्जेक्ट लगेगा सीधा सीधा, क्योंकि परामर्श किसको दिया गया? रोगी को नहीं, बल्कि अन्य पर्सन को दिया गया जो उसकी देख रेख कर रहा है, कि उसे आप आराम से सोने दीजिए, डिस्टर्ब मत करिएगा। किसको? गार्जियन बैठा हो उसको, या नर्स देख रही है उसको, कोई भी हो। अब चलिए यहाँ क्या है, परामर्श किसको दिया गया? रोगी आराम करे, यानी सीधा रोगी को बोला। तो जब रोगी को बोला, यहाँ पर पेशेंट लिख दिया हूँ, तो दो ऑब्जेक्ट तो लगेगा नहीं। इधर डॉक्टर से टू द पेशेंट, फिर पेशेंट नहीं लग सकता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगेगा और यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो ऑब्जेक्ट देख करके ही मीनिंग आपको निकालना है, तो आप इसका ट्रांसलेशन भी बड़े आराम से कर लो। तो चलो भैया, तो यहाँ ऑब्जेक्ट लगाया, बोलो मीनिंग कौन होगा? ये होगा। मीनिंग कौन हुआ? ये हुआ। तो चिकित्सक ने किसे परामर्श दिया? नर्स को दिया, न कि पेशेंट को। जनरली क्या पढ़ा जाता है? लेट से प्रारंभ होने वाला किसको व्यक्त करता है? ये सजेशन। ये कहाँ व्यक्त कर रहा है? ये व्यक्त करेगा तो यहाँ मीनिंग आएगी। अगर यह सजेशन एडवाइस को व्यक्त कर रहा है तो मीनिंग है, जब तक स्पीकर नहीं लगाओगे और ऑब्जेक्ट, तो स्पीकर ऑब्जेक्ट का बहुत बड़ा भूमिका होता है नरेशन में, ठीक ना? कब ऑब्जेक्ट लग रहा है, कब नहीं लग रहा है, और लग रहा है, ये ट्रांसलेशन के लिए मैं सिखा रहा हूँ। बाकी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रक्चर मैं दे दिया हूँ, ठीक ना? तो चलते हैं। तो नहीं लगाऊंगा तो ये मीनिंग होगी, यानी सीधा सीधा इसी को परामर्श दिया जाएगा। तो लेट से प्रारंभ होने वाला वाक्य सजेस्ट तो करता है, एडवाइस तो देगा, चाहे कोई भी हो, कमांड करे, रिक्वेस्ट करे। अब यह डिपेंड करेगा भैया किस पर, कि रिपोर्टिंग वर्क के ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट लगा है कि नहीं लगा है, और कौन सा ऑब्जेक्ट लगा है, तो ट्रांसलेशन चेंज हो जाता है, ठीक है? अब हम क्या करते हैं, चिकित्सक ने नर्स से कहा, सेविका क्या कर रही है? पेशेंट की देख रेख कर रही है। चिकित्सक ने सेविका से कहा, क्या कहा?
रोगी को आराम करने दो। परामर्श किसको दिया गया? नर्स को। लेकिन आराम तो रोगी करेगा, बनेगा इसी तरह से, ठीक है ना? बनेगा उसी तरह से। बताइए। डॉक्टर एडवाइज्ड, सजेस्टेड तो नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है नहीं? क्या होगा? एडवाइज्ड द नर्स, द नर्स। अब टू लेट कर दीजिए, ठीक? पेशेंट द पेशेंट टेक अरेस्ट, समझ गए होंगे आप। अब चलिए, सेम सेंटेंस में मैं क्या करता हूं कि ऑब्जेक्ट हटा देता हूं, ठीक ना? तो चलिए मैंने ऑब्जेक्ट हटाया, हटा दिया, तो यहां से ये भी हटा दूंगा और यहां पर मैंने कॉमा लगा दिया। चिकित्सक ने कहा, बोलिए, सीधा परामर्श किसको दिया गया? पेशेंट को। रोगी आराम करे, रोगी आराम करे, ये वाली मीनिंग आ गई। तो बिना ऑब्जेक्ट का, यानी यहां आ गए, यानी रोगी को आराम करना चाहिए। किताब तो आप पढ़ते हो, लेकिन यार उसका मतलब क्या होता है अभी आपकी उम्र नहीं है, ठीक ना? क्योंकि राइटर एक्सप्लेन कहाँ करता है बढ़िया से, हैं? और राइटर लिख करता है ना, तो लिखते लिखते जानते हो, अरे किताब लिखने में 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा। वो खुद अपनी स्टडी की हुई चीज़ों को भूल जाता कि मैं पहले क्या कहा था। अभी ऑल इंडिया में चाहे फॉरेन कोई ऐसा राइटर अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, मैं चैलेंज करता हूँ कि उसकी किताब सही है 100%। कोई भी किताब दुनिया के लिए आओ, मैं गलती निकालूंगा, सीधा वही पेज ही खोलूंगा, वही टॉपिक ही खोलूंगा और उसी का दिखा दूंगा कि यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर ये लिखा है, कंट्रास्ट। बहुत अध्ययन मैंने किया, ठीक ना भैया? तो अब क्या करो, देखा मीनिंग कहाँ चली गई? यहाँ आ गई। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर आ गया, तो अब इसमें चले जाओ, क्योंकि परामर्श किसको दिया जा रहा है? रोगी को। इसका मतलब उसे आराम करना चाहिए। तो बोलो, ये बनेगा? नहीं बनेगा। तो क्या होगा? यहाँ पर दैट का प्रयोग करोगे, समझ गए होगे? भली बात। द डॉक्टर एडवाइज्ड दैट। कहा जी? अब इस लेट का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो इसे आप सब्जेक्ट बनाओगे। चूंकि नाउन है तो केस तो यहाँ बदलेगी, लेकिन वर्ड का फॉर्म नहीं बदलेगा, रूप नहीं बदलेगा। लेकिन प्रोनाउन रहता तो बदल जाता, हिम का ही हो जाता, हर का शी हो जाता, आदेव का दे हो जाता। समझ रहे हैं ना? तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? दैट, बोलिए, द पेशेंट, हाँ पेशेंट जी सर, पेशेंट हाँ, शुड टेक, पेशेंट नहीं पढ़ा जाता। देखो यहाँ मिस्टेक हो गया, मैं चेक करें। क्या पढ़ा जाता है? हाँ, पेशेंट पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? पेशेंट। हाँ, ये है पेशेंट, ठीक है ना? पेशेंट नहीं, पेशेंट पढ़ा जाता है। प्रोनाउंसिएशन पर भी मैं काम करूंगा, ठीक ना? लेकिन क्या करेंगे, अब समय तो लगेगा, मैटर इतना ज़्यादा है, कोर्स इतना ज़्यादा है कि अब 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में थोड़ा पूरा होगा। चले, द डॉक्टर एडवाइज दैट द पेशेंट। अब ये हो गया नॉमिनेटिव केस, यानी इसके बाद प्रेडिकेट लगेगा। तो प्रेडिकेट पार्ट देख लीजिए। प्रेडिकेट पार्ट में कोई वर्ब आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। तो लेट चेंज हो जाता है। लेट चेंज होगा किसमें जी? कहाँ गया? ये लेट चेंज हो गया शुड में। तो लेट को हम बदल देते हैं, आप अलग से नोट कर सकते हो, इसके पूर्व में भी पढ़ाया हूँ। तो क्या हिंट में क्या लिख लो यहाँ पर? कहा जी? लेट चेंज इनटू, हाँ, इन स्ट्रक्चर
सेकेंड सेकेंड, ऐसे लिख लो। इन क्या जी स्ट्रक्चर सेकेंड, क्या लेट चेंजेस इनटू शूट। नहीं तो आप कहोगे कि गुरुजी बताए लेट कहाँ उड़ा दिए हैं, लेट कहाँ उड़ा दिए, क्योंकि वहां पर लेट का भाव क्या है जी, चाहिए का देने लगता है। देखिए क्या अर्थ निकल जाएगा, डॉक्टर एडवाइज दैट द पेशेंट शुड टेक अ रेस्ट। टेक अ रेस्ट। अब यहां पर देखिए शाब्दिक अर्थ बदल जाता है लेकिन भाव वही रहता है। देखिए यहाँ क्या भाव है, चिकित्सक ने कहा रोगी आराम करे, तो भाव क्या है, आराम करना चाहिए, हो कि नहीं। तो शाब्दिक अर्थ क्या है, बदल जा रहा है। शाब्दिक अर्थ का मतलब जैसा शब्द है जिस रूप में प्रयुक्त हो, शब्दशः ट्रांसलेशन बदल जा रहा है। यहाँ का क्या है जी, रोगी आराम करे, यहाँ का है जी रोगी को आराम करना चाहिए, लेकिन सेंस तो सेम है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ बदल सकता है लेकिन सेंस, बहुत लोग यही नहीं समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, मीनिंग और सेंस में क्या अंतर है। देखिए मीनिंग क्या होता है, शब्दशः ट्रांसलेशन होता है, यानी किसी भी वाक्य में जो इंग्लिश वर्ड प्रयुक्त किया गया है और टर्म प्रयुक्त किए गए हैं, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब फिर अदर वर्ड्स में कंप्लीमेंट होगा ऑब्जेक्ट हो, तो उनका शब्दशः ट्रांसलेशन होता है। लेकिन ट्रांसलेशन में तो शब्दशः कर दिए, यहाँ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सेंस सेम रहना चाहिए, चाहे एक्टिव से पैसिव बना रहे हो चाहे पैसिव से एक्टिव, या इसी तरह से नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, ठीक है भैया। सेंस नहीं बदलना चाहिए, बताइए बदला नहीं बदला। तो अब अगला हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेंटेंस और हम आपको देते हैं बहुत बढ़िया। देखिए भाई एग्जाम्पल तो मैं देता रहा हूं, खत्म नहीं होगा, एक और चीजें मैं बता रहा हूं, कहीं नहीं। कमांड सेंटेंस जनरली क्या होता है कि लेट के बाद कमांड हो एडवाइस हो, जनरली क्या होता है दोनों में। अभी तक रिक्वेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कमांड की बात कर रहा हूँ, एडवाइस की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ही वार्निंग हर डेट और नाउन का प्रयोग होता है ना। तो अब आप बताओ, एक विशेष जानकारी में बता दे रहा हूँ, यहाँ देख रहे हो ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। ये सब के सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है भाई, 3 केसेस होती हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पासेसिव। तो जनरली इन्हीं का प्रयोग होता है, ठीक ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑलवेज, आप यही पढ़ते आए हो कि हमेशा इन्हीं का प्रयोग। इसके स्थान पर यानी लेट के बाद ये तो आएगा ही आएगा। देखिए लेट के बाद ये तो आएगा ही आएगा। पर्सनल प्रोनाउन का करो जी, पर्सनल प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस, क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ठीक है भैया, समझ गए होंगे। इंडिफिनिट प्रोनाउन भी आता है, क्या आता है भैया, इंडिफिनिट प्रोनाउन भी आता है, जान लीजिएगा। जैसा कि कल वाले निगेटिव कमांड में आया था जी सर, नो वन आया था, नन आया था, ठीक ना। इसी तरह से वन आया था, एनीबॉडी आया था, एनीवन आया था, समझ गए हो। इंडिफिनिट प्रोनाउन मैंने बोला भी था। तो यहाँ पर इंडिफिनिट प्रोनाउन का भी प्रयोग होता है, ठीक है। और कौन सा, ऑब्जेक्टिव केस में। किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। तो इसको आप नोट कर सकते हैं कहीं भी अलग से, हो गया ना। हम लोग क्या है कि इसी को जानते हैं, इसी को पढ़ाते हैं, लेकिन मैं तो बता दिया मैं तो बता दिया। तो अब एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं जो इस स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए मैंने बताया कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप परेशान मत होइएगा, स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, स्ट्रक्चर बिगड़ेगा
नहीं, ठीक ना, स्ट्रक्चर वही रहेगा। हिम, हर, देम नाउन के स्थान पर हम क्या कर देते हैं, कोई इंडिफरेंट प्रोनाउन डाल देते हैं, उसकी केस भी क्या रहेगी, ऑब्जेक्टिव ही रहेगी, तो डाल देते हैं क्या जी, द टीचर क्या जी, सेड, ठीक। अब देखिए द प्रीचर सेड, और इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक ना भाई, ये तो राइटर जाने, आपको बनाना थोड़े, आपको तो बना बना मिलेगा, मैं राइटर हूँ मान लीजिए, नहीं रहेगा। तो जब नहीं लगा हुआ तो यहाँ पर जो वाक्य मैं लिखने जा रहा हूँ ये देखिए, लेट वन, ठीक ना, लेट वन कई डू, ठीक, लेट वन डू one's duty when, ये देखिए कर दिया। अब और बताइए, ऑब्जेक्ट यहाँ रहता तो इसका अर्थ निकलता कि उपदेशक ने कहा, क्या कहा, उसे अपना काम बड़ी बात करने दो, कर्तव्य करने दो, लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट ये नहीं है, तो क्या अर्थ होगा, उपदेशक ने कहा हर कोई, कौन सी केस है भैया, ऑब्जेक्टिव है, कौन सी केस है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, वन ऑब्जेक्टिव केस में है, हर कोई को अपना कर्तव्य या काम भली भांति करना चाहिए का भाव है, तो सुनता ही नहीं, तो जब चेंज करेंगे तो आए भाव है कि नहीं है, लेकिन यहाँ क्या अर्थ आएगा, सेकंड वाली मीनिंग, हर कोई अपना काम भली भांति करे, हर कोई अपना कार्य भली भांति करे, अर्थात हर किसी को अपना कार्य, काम या कर्तव्य भली भांति करना चाहिए, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगेगा। तो ये तो राइटर का काम है ना, ये मैं खुद राइटर हूँ इसलिए बना दे रहा हूँ, ठीक ना, आप अभी नहीं बना पाओगे, लेकिन स्ट्रक्चर तो मैच कर गया, बोलो है क्या, इसके स्थान पर हमने क्या किया, इसके स्थान पर हम वन का प्रयोग कर दिए, तो अब इसकी जो नॉमिनेटिव केस भी वही रहेगी, वन की नॉमिनेटिव केस भी वही रहेगी, और ये वन की कौन सी केस है, पॉसेसिव, ठीक है भैया, प्रोनाउन का चैप्टर पढ़ लेना, पूरा कंप्लीट है, ठीक ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, द, बताइए, प्रीचर, हाँ प्रीचर सजेस्ट कर रहा है कि एडवाइस दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना जी, तो एडवाइस, हाँ एडवाइस क्या, दैट अब लेट वन लगेगा, वन शुड, ठीक है ना, वन का केस क्या हो गए, अब यहीं पर देख लो, ये सब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट है लेट का, तो जब ये लेट का ऑब्जेक्ट है, अब लेट किसमें, शुड में चेंज हो जाएगा, जैसे ये नॉमिनेटिव केस में आएगा तो यहाँ करना पड़ेगा, यानी बेयर इंफिनिटिव से बदलकर ये हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो जाता है, यानी क्या हो गया भैया, शुड हो गया, शुड हो गया, उसके बाद डू हो गया, उसके बाद वन, और उसके बाद ड्यूटी, उसके अब क्या होता है, ऑप्शन में जो 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं, बहुत बारीक बारीक, मेरा बनाया हुआ प्रैक्टिस कर लो ना, एक्सरसाइज मैं दूंगा, कराऊंगा, अगर कर लोगे तो दुनिया की ताकत नहीं कि तुम्हारा रोक सके सिलेक्शन, ठीक है ना। मेरे स्टूडेंट देखो 25 क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजन में, पूरा 100 में 100 आता है, वॉइस में 100 में 100 आता है, यानी वॉइस और नरेशन मिलाकर 45, ठीक ना, कमजोर भी है तो भी 40 प्लस तो रहता ही रहता है, कोई गलती नहीं होगी। तो जब इंग्लिश का पोस्टमार्टम होगा भैया, ठीक ना, जैसे मैं करता हूँ तब अंग्रेजी आएगी, तो अगले क्लास तक के लिए अगला क्या रहेगा भैया, पॉजिटिव रिक्वेस्ट, फिर उसका निगेटिव बनाएंगे, ठीक ना, 1 बाय 1 करके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।